हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। इस सीरीज का ये लास्ट डिस्कशन है और आज का डिस्कशन समसामयिकी पे आधारित है। अब तक का जितने भी करंट अफेयर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है इसमें कवर किया गया है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, 29 अप्रैल 2020 को बिहार मंत्रिपरिषद ने विकसित बिहार के 7 निश्चय के अंतर्गत स्वीकृत 33 मुख्यमंत्री निश्चय पैरामेडिकल संस्थानों में से 5 जिला, जिनका नाम आपको याद रखना है, नालंदा, सिवान, बांका, समस्तीपुर और रोहतास, यहाँ पे निर्मित या निर्माणाधीन पैरामेडिकल संस्थान के स्थान पे फार्मेसी महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। 8 अप्रैल 2020 को बिहार मंत्रिपरिषद ने सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत नगर परिषद सीतामढ़ी, नगर पंचायत डुमरा एवं निकटवर्ती 17 मौजों के क्षेत्रों को मिलाकर नगर निगम सीतामढ़ी घोषित करने की घोषणा की गई। 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीना देवी और भावना कंठ को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। याद रखिएगा, बीना देवी, भावना कंठ। बीना देवी ये मशरूम महिला के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और ये मुंगेर की रहने वाली हैं। तो याद रखिएगा, बीना देवी को किस और मतलब कि महत्वपूर्ण के लिए जाना जाता है, तो मशरूम महिला के लिए। और दूसरी जो है भावना कंठ, ये दरभंगा की हैं और ये प्रथम महिला फाइटर पायलट हैं। 8 फरवरी 2020 को मुंबई में आयोजित 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में जिला प्रशासन सहरसा को लोक सेवाओं में ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने में उत्कृष्ट और नवाचारी योगदान के लिए सिल्वर अवार्ड प्रदान किया। 20वीं अखिल भारतीय शूटिंग प्रतियोगिता 2019 का आयोजन जो है कहां पे हुआ था? मध्य बिहार सैन्य पुलिस सेकंड डिहरी में जो है आयोजित किया गया था 10 से 15 फरवरी के बीच। सितंबर 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर तिरुपति कहलगांव कंक्रीट सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और यह सड़क 2 लेन पेव्ड शिल्डर में बनाई जाएगी और कुछ जगहों पर यह 4 लेन में भी बनेगी। नितिन गडकरी ने अधिकारियों को अगले 3 महीनों के भीतर इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है और उन्होंने इस सड़क खंड के तुरंत मरम्मत कार्यों के लिए भी 20 करोड़ रुपए जारी करने का भी आदेश दिया है। भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के अधीन केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान सीमेट कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा के लिए भागलपुर और वाराणसी, भागलपुर बिहार और वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में है, जल्द ही अपने 2 CSTS केंद्र खोलने जा रहा है। पॉलीमर और उससे संबंध उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान में सीपेट जो है 43 केंद्र, सीपेट के 43 केंद्र काम कर रहे हैं। शायद इससे पहले मैंने सीमेट बोल दिया तो ध्यान रखिएगा, सीपेट है, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है और इसमें जो है 9 और खुलने की प्रक्रिया में भी है। संस्थान राष्ट्र के प्रति अपनी समर्पित सेवाओं के 50 वर्ष पूरे कर चुका है। वर्तमान में इसके पॉलीमर साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में कौशल विकास और तकनीकी सहयोग का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले 31 CSTS केंद्र हैं, जहां डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और कौशल प्रशिक्षण जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 13 सितंबर 2020 को बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया और इस कार्यक्रम में राज्यपाल फगू चौहान के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करने के साथ ही बिहार के लिए केंद्र स्वीकृत मत्स्यिकी विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। साथ ही किसानों के लिए ई गोपाला ऐप, पूर्णिया में पशु वीर्य केंद्र, बरौनी से अत्याधुनिक नस्ल सुधार तकनीकी की शुरुआत और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में IVF लैब का भी उद्घाटन किया। पूर्णिया के मरंगा में सीमेन स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो पूर्णिया के मरंगा में सीमेन स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, जिसका शिलान्यास 12 मई 2018 को किया गया था। पटना के एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज को पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में जो है रूपांतरित कर दिया गया है।
पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंडियन ऑयल द्वारा जो है निर्मित 193 किलोमीटर लंबा दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का ही भाग है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने 17 फरवरी 2019 को शिलान्यास किया था। दुर्गापुर बांका खंड वर्तमान 679 किलोमीटर लंबी पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का बिहार के बांका में स्थित नए एलपीजी जो है बॉटलिंग संयंत्र का जो है विस्तार है। 14 इंच व्यास की पाइपलाइन 3 राज्यों कहां पे, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से होकर गुजरती है। वर्तमान में पारादीप रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी और आईपीपीएल हल्दिया से पाइपलाइन व्यवस्था के अंतर्गत एलपीजी डाली जा सकती है। इस परियोजना का निर्माण पूरा होने पर पारादीप इंपोर्ट टर्मिनल और बरौनी रिफाइनरी से भी एलपीजी जो है इंजेक्शन सुविधा प्राप्त होने लगेगी। दुर्गापुर बांका खंड के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के दौरान कई प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाएं भी सामने आई। इसमें 13 नदियों, जिनमें अजय नदी पर 1077 मीटर लंबा पुल शामिल है, 5 राष्ट्रीय और राजमार्ग और 3 रेलवे क्रॉसिंग सहित कुल 154 क्रॉसिंग पुलों का भी निर्माण करना पड़ा। पाइपलाइन अनूठी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग तकनीक से नदी के भीतर से गुजारी गई है और इसके लिए जल प्रवाह को बाधित नहीं करना पड़ा। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप एक दो बार देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र बांका बिहार। इंडियन ऑयल के बांका स्थित एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र से राज्य में एलपीजी की बढ़ती मांग को पूरा करने से बिहार की आत्मनिर्भरता जो है बढ़ेगी। बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों को सेवाएं देने के लिए 131.75 करोड़ रुपए के निवेश से इस बॉटलिंग संयंत्र का जो है निर्माण किया गया है। साथ ही इससे जो है झारखंड के गोड्डा, देवघर, दुमका, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों को भी जो है फायदा मिलेगा। इसकी भी आपूर्ति यहां पे होगी इन जिलों में। और 1800 एमटी के एलपीजी भंडारण क्षमता और प्रतिदिन 40,000 सिलेंडरों की बॉटलिंग क्षमता के साथ यह संयंत्र बिहार में बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के भी अवसर पैदा करेगी। नेक्स्ट इसमें जो है पॉइंट वह है पूर्वी चंपारण हरसिद्धि बिहार में एलपीजी संयंत्र। 136.4 करोड़ रुपए के निवेश से पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि में एचपीसीएल के 120 टीपीए एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र का भी निर्माण किया गया है। इस संयंत्र का निर्माण 29 एकड़ जमीन पर किया गया है और प्रधानमंत्री द्वारा 10 अप्रैल 2018 को इसका शिलान्यास किया गया था। बॉटलिंग संयंत्र से बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी जिलों की जो है एलपीजी की आवश्यकता पूरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में मछली उत्पादन, डेयरी, पशुपालन और कृषि में अध्ययन एवं अनुसंधान से संबंधित पीएम मत्स्य संपदा योजना, ई गोपाला ऐप और कई पहले जो है शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा, पीएम मत्स्य संपदा योजना, ई गोपाला ऐप और कई पहलों का जो है इसके अंतर्गत शुभारंभ किया गया है। मत्स्य संपदा योजना क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या क्या स्कीम है और क्या क्या इसमें फायदे हैं। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस योजना को जो है देश के 21 राज्यों में शुभारंभ किया गया है। यह धनराशि अगले 4 से 5 वर्षों में निवेश की जाएगी और इसके अलावा अगर बात करें तो 1700 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में जो है कई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो इन जिलों का नाम जो है आपको याद रखना है। इसके बाद ई गोपाला ऐप क्या है, यह एक ऑनलाइन डिजिटल माध्यम होगा। यानी ई गोपाला ऐप जो ऐप है ये एक ऑनलाइन डिजिटल कह सकते हैं माध्यम है, जिससे किसानों को अच्छी गुणवत्ता के पशु चुनने में सहायता मिलेगी और बिचौलियों से जो इनमें मीडिएटर होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, इनसे इन्हें मुक्ति मिलेगी। यह ऐप जो है उत्पादकता से लेकर पशुओं के स्वास्थ्य, खुराक और देखभाल से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि जब पशु आधार नंबर को ई गोपाला ऐप में डालने का काम पूरा हो जाएगा
तो जानवरों के बारे में जो है सभी जानकारियां इससे हासिल की जा सकेंगी। इससे पशु मालिकों के लिए पशुओं को खरीदना और बेचना आसान हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है वो है 5वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर में हाईलाइटेड भी था। देखिए 27-28 जुलाई 2019 की जो बात करें, ये 2019 में ये जो सम्मेलन हुआ था 27-28 जुलाई में, इन 27-28 जुलाई के मध्य 5वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म ये जो सम्मेलन था राजगीर यानी बिहार में आयोजित हुआ था। 15 देशों से आए हुए लगभग 200 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने, श्रीलंका के गृह मंत्री जय विक्रम परेरा और भूटान के गृह एवं संस्कृति मंत्री लियोयो सिरब गेलसेन की उपस्थिति में किया गया। तो याद रखिएगा राजगीर में यानी बिहार में राजगीर है, यहां पे जो है यह दूसरी बार यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और इस सम्मेलन का जो आयोजन है नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया। इस सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था, जो थीम था, वो था सत्यचित आनंद व निर्माण था, जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण विषय हैं। सम्मेलन के माध्यम से दुनिया में प्रचलित आतंक, हिंसा और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो है सभी लोगों को मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इसमें जो है सभी लोगों को संबोधित किया गया। इसमें इसके बारे में जो है इसके चर्चा की गई। इसके बाद नेक्स्ट है फगु चौहान, इनके बारे में देख लेते हैं। आपको पता है फगु चौहान कौन है? 29 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के 6 बार सदस्य रह चुके फगु चौहान बिहार के राज्यपाल के पद की शपथ ली। ये 40वें राज्यपाल थे। पटना उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही ने उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। इन्होंने इस पद पर पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का स्थान लिया। फगु चौहान जी का जन्म 1948 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कर्पूरी देवी, ये इंपॉर्टेंट है। मधुबनी चित्रकला और सुजनी कला की प्रख्यात कलाकार जिनका नाम है कर्पूरी देवी, इनका जुलाई 2019 में निधन हो गया। इनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। भारत सरकार ने इन्हें जो है सुजनी कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इन्हें बिहार सरकार की ओर से राज्य पुरस्कार और श्रेष्ठ शिल्पी पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने जापान में मिथिला संग्रहालय की स्थापना में अपना सहयोग दिया था। और नेक्स्ट है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का निधन, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 29 अगस्त 2019 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पहली बार 1975 में और दूसरी बार 1980 में और अंतिम बार ये 1989-90 में अल्प अवधि के लिए ये जो है बिहार के मुख्यमंत्री पद पे आसीन रहे। राजनीति में ये आने से पूर्व जगन्नाथ मिश्रा ने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के तौर पे अपनी सेवाएं दे चुके थे। तो इन्होंने पहले यानी जब अपने राजनीतिक कैरियर का शुरुआत नहीं किया था, उससे पहले ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध। क्यों? और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था करंट अफेयर में। देखिए 4 नवंबर 2019 को बिहार सरकार द्वारा राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए 15 वर्ष से अधिक के पुराने वाहनों पर जो है प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत राजधानी पटना और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में 15 वर्ष से पुराने सभी व्यवसायिक वाहनों पर प्रतिबंध लागू किया गया। 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को संपूर्ण बिहार राज्य में जो है प्रतिबंधित किया गया। 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी या व्यवसायिक वाहनों के परिचालन हेतु प्रदूषण की जांच को जो है अनिवार्य कर दिया गया है और निर्णय जो है ये 5 नवंबर 2019 से प्रभावी होगा। बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019। 6 नवंबर 2019 को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 को मंजूरी दे दी गई और इस योजना का उद्देश्य था सीएनजी और बैटरी चालित वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहित करना, शहरी क्षेत्र की वायु की गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था के लिए चरणबद्ध तरीके से 31 जनवरी 2021 से पटना नगर निगम और 31 मार्च 2021 से दानापुर नगर परिषद और फुलवारी शरीफ नगर परिषद,
खगौल नगर परिषद क्षेत्र में डीजल चालित ऑटो वाहनों पर जो है प्रतिबंध का निर्णय लिया गया। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019। देखिए अक्टूबर 2019 को टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 जारी की गई। इस रिपोर्ट में बड़े और मध्यम श्रेणी के राज्यों के वर्ग कुल 18 राज्य में जो है बिहार को 17वीं रैंक दी गई है। यह रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर जो है विभिन्न सरकारी संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। तो ये 4 जो स्तंभ है याद रखना है, पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता। नेक्स्ट पॉइंट वशिष्ठ नारायण सी से संबंधित है। देखिए वशिष्ठ नारायण ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और वशिष्ठ नारायण सी का नवंबर 2019 में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। इन्होंने पटना साइंस कॉलेज से स्नातक और 1969 में अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से साइकिल वेक्टर स्पेस थ्योरी नामक विषय पर अपनी पीएचडी पूरी की थी। वशिष्ठ नारायण सी जी ने आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में अध्यापन का कार्य भी जो है किया था। इन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को जो है चुनौती भी दी थी। वे लंबे समय से सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित थे। तो याद रखिएगा ये किस बीमारी से ग्रसित है, तो सिजोफ्रेनिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिचुएशन एनालिसिस ऑफ न्यूमोनिया इन इंडिया रिपोर्ट। नवंबर 2019 को गैर लाभकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में श्वसनीय संक्रमण से संबंधित यह रिपोर्ट राज्यों से प्राप्त की गई सूचनाओं पर आधारित है। ये जो सूचनाएं हैं सितंबर 2018 से जून 2019 तक की है। यह रिपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान राज्यों के बच्चों में यानी 5 वर्ष से कम आयु के एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी ARI जिसे कहते हैं, इसके प्रसार का जिक्र है इस रिपोर्ट में। किसका? एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। यह रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सर्वाधिक मामले यानी 18.2% जो है दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में शामिल अन्य राज्यों की जो स्थिति है आप देख सकते हैं। पहला स्थान उत्तर प्रदेश, इसका जो स्थिति है परसेंट में 15.9%। इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों में 17% मौतें भारत में होती है। तो याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 20 अगस्त 2020 को केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में बिहार के पटना शहर को सबसे अंतिम यानी 47वीं रैंक दी गई है और सबसे गंदा शहर का स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा पटना सबसे गंदा शहर है और सबसे अंतिम पायदान पे है। 10 लाख तक की आबादी वाले बिहार के शहरी और उनकी जो रैंक है आप देख सकते हैं। डालमिया नगर को 255 रैंक और बेगूसराय को 279, मुंगेर 297। आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं आप उसकी रैंक देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरी तरह से आपको रैंक यहाँ पे दिखाया गया है। और नेक्स्ट है गंगा के तट से लगे हुए कस्बों में उनके घाटों की स्वच्छता के आधार पे विभिन्न वर्गों में रैंकिंग की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 से कम आबादी वाले कस्बे जो हैं जिनका स्थान सोनपुर है और इनका रैंक 10वां रैंक है। इसके बाद बरैया भी है, बख्तियारपुर है, कहलगांव है जिसका रैंक बरैया का 23 है, बख्तियारपुर का 26 और कहलगांव का 27 है। इसी तरह 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले कस्बे की आप यहाँ पे रैंकिंग और उसका जो क्षेत्र है देख सकते हैं। तो आप पूरी आप जो भी अगर देखना चाहते हैं इसमें पूरी डेटा को तो आप वीडियो को पॉज कर लिए और आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देश के 62 छावनी क्षेत्रों में सर्वेक्षण के आंकड़ों में बिहार का दानापुर छावनी बोर्ड को जो है अंतिम स्थान यानी 62वां स्थान मिला है। मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार और कवि प्रभु नारायण झा उर्फ प्रदीप जी का जो है निधन 30 मई 2020 को दरभंगा में हो गया। इन्होंने मैथिली भाषा में 37 से भी ज्यादा रचनाएं लिखी। भगवत गीता और श्री दुर्गा सप्तशती का भी इन्होंने मैथिली में अनुवाद किया था। बिहार मंत्री परिषद ने 28 मई 2020 को प्रसिद्ध समाजवादी राजनेता और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री
स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती प्रत्येक वर्ष 3 जून को मुजफ्फरपुर जो बिहार में है राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो पॉइंट है नेक्स्ट हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड का है, तो इसको डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए वन नेशन वन राशन जो कार्ड है ये 1 मई 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार को वन नेशन वन राशन कार्ड जो है राष्ट्रीय क्लस्टर में जोड़ने की स्वीकृति दी। इसके साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को जोड़ने का भी स्वीकृति दी गई है। भारतीय डाक विभाग व बिहार सरकार के मध्य समझौता क्या है, तो देख लेते हैं। मई 2020 में भारतीय डाक विभाग व बिहार सरकार के मध्य मुजफ्फरपुर शाही लीची की मुजफ्फरपुर और पटना में व भागलपुर जर्दालू आम की पटना और भागलपुर में डोर स्टेप डिलीवरी यानी घर पर सामान पहुंचाया जाना हेतु आपसी सहयोग समझौता हुआ। यानी इसमें क्या किया गया है, भारतीय डाक विभाग और बिहार सरकार के जो मध्य समझौता हुआ था वो शाही लीची और जो जर्दालू आम है इसको पटना भागलपुर में डोर स्टेप यानी घर पर पहुंचाया जाएगा, यानी घर पर डिलीवरी की जाएगी इन दो चीजों को, तो याद रखिएगा। लॉकडाउन के चलते लीची और आम की खेती करने वाले हैं इनको अपने फलों को बेचने के लिए बाजार तक ले जाने में कई बाधाओं के निवारण के लिए यह पहल जो है की गई है। इसके बाद 2018 के संदर्भ में जो SRS बुलेटिन है इसके बारे में देख लेते हैं। 10 मई 2020 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने वर्ष 2018 के लिए SRS सिंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे बुलेटिन जारी किया। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर और शिशु मृत्यु दर का अनुमान प्रस्तुत किया गया है। देश में सर्वाधिक जन्म दर बिहार राज्य में प्रति 1000 जनसंख्या पे 26.2 है, जिसमें ग्रामीण जन्म दर 26.8 और शहरी जन्म दर 21.9 है। तो याद रखिएगा बिहार का पहला नाम है, यानी देश में सर्वाधिक जन्म दर में। आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो बिहार में कुल मृत्यु दर 5.8 प्रति 1000 पे, ठीक है, जिसमें ग्रामीण मृत्यु 5.9 और शहरी 5.1 है। बिहार में प्राकृतिक वृद्धि दर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 20.9 और 16.8 है और कुल मिलाकर 20.3 है। बिहार में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पे यानी प्रति 1000 जीवित जन्मों पे कुल मिलाकर कितना है, 32 है, जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 32 और 30 है, यानी ग्रामीण में ज्यादा है, शहरी क्षेत्रों में कम है। बिहार में जल जीवन मिशन के लिए केंद्र द्वारा 1832.66 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। मई 2020 में बिहार सरकार जल जीवन मिशन यानी हर घर जल की वार्षिक कार्य योजना को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। बिहार सरकार 2020-21 में लगभग 1,50,00,000 घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बना रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए 2020-21 के दौरान 1832.66 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप के द्वारा जो है पाइप जल आपूर्ति यानी हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान की गई थी, यानी इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद है बर्ड रिंगिंग स्टेशन, तो इंपॉर्टेंट है। बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है फरवरी 2020 में बिहार राज्य में उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया गया। यह स्टेशन बिहार के भागलपुर जिले में बनाया जाएगा। याद रखिएगा जो वर्ड रिंगिंग स्टेशन है ये भागलपुर बिहार के भागलपुर जिला है, यहाँ पे बनाया जाएगा। यह स्टेशन नागीनकट्टी यानी जो जमुई में है, कुशेश्वर स्थान जो दरभंगा में है और बरैल झील जो वैशाली, कंवर झील बेगूसराय जैसे स्थलों जहां प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं इनकी निगरानी कर सकेगा। इस पहल के लिए प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित सम्मेलन के अवसर पर बिहार राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के प्रतिनिधियों के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा के बाद बिहार देश का चौथा राज्य है जहां प्रवासी पक्षियों पर निगरानी और अनुसंधान के लिए
बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। समझौता ज्ञापन पे जो है 5 वर्षों के लिए यह समझौता जो है हस्ताक्षर मतलब कि वैध रहेगा। 5 वर्षों के लिए इस पे हस्ताक्षर किया गया है, समझौता किया गया है, जिसके तहत बिहार सरकार लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, वैद्यनाथ प्रसाद महतो। तो ये कौन थे, इनके बारे में देख लेते हैं। 28 फरवरी 2020 को बिहार के जनता दल यूनाइटेड के सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2009 और 2019 में ये वाल्मीकि नगर निर्वाचन क्षेत्र से जो है सांसद चुने गए थे। इन्हें 3 बार बिहार विधानसभा के लिए भी चुना गया था तथा वर्ष 2005 से 2008 तक ग्रामीण विकास मंत्री पद पर भी ये कार्य किए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 मार्च 2020 को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना का शुभारंभ किया और इसके अंतर्गत 6,000 रुपए प्रति माह प्रति पत्रकार को सम्मान पेंशन के रूप में दे होगा। नेक्स्ट है म्यांमार के राष्ट्रपति की बिहार यात्रा, देख लेते हैं। 28 से 29 फरवरी के बीच 2020 को म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट ने अपनी पत्नी दा चोचो के साथ बिहार के बोध गया की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न की। उल्लेखनीय है कि म्यांमार के राष्ट्र प्रमुख 4 दिवसीय भारत यात्रा पे थे 25 से 29 फरवरी 2020 को। तो इसके वजह से जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है पूर्व सांसद कमल बहादुर सिंह जी का निधन। 5 फरवरी 2020 को पहली लोकसभा जो 1952 में गठित हुई थी, ये इस समय जो 1952 की जो लोकसभा थी ये इसके सदस्य रह चुके थे। कमल बहादुर सिंह जी का जो है 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे जो है कमल बहादुर सिंह ये डुमराव रियासत के अंतिम महाराजा थे। ये प्रथम लोकसभा के निर्वाचन में शाहाबाद नॉर्थ वेस्ट से निर्दलीय सांसद थे, यानी वर्तमान बक्सर के। बिहार नेपाल के मध्य एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन इंपॉर्टेंट है। देखिए 21 जनवरी 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा संयुक्त रूप से जोगबनी यानी बिहार विराटनगर जो नेपाल में एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। यह चेक पोस्ट दोनों देशों के मध्य महत्वपूर्ण व्यापार केंद्रों के तौर पर काम करेगा, जिसके माध्यम से लगभग 500 ट्रकों की प्रतिदिन आवाजाही सुनिश्चित होगी। यह क्रम में दूसरा चेक पोस्ट है। इससे पहले 2018 में रक्सौल जो बिहार में और वीरगंज जो नेपाल में है, इनके बीच प्रथम चेक पोस्ट का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कछुआ पुनर्वास केंद्र, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में ताजा जल के कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र का जो है उद्घाटन किए जाने की योजना है। बीमार, गंभीर रूप से घायल या तस्करी की घटनाओं में पकड़े गए कछुओं का उपचार करके उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में वापस भेजने का कार्य भी इस पुनर्वास केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के पूर्व मंत्री अब्दुल गफूर का निधन। 28 जनवरी 2020 को बिहार सरकार में पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राजद विधायक अब्दुल गफूर का यकृत यानी लीवर की बीमारी के कारण 60 वर्ष की आयु में दिल्ली में जो है निधन हो गया। ये बिहार के महिषी यानी सहरसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक थे। नेक्स्ट है 20 पीपुल टू वॉच इन 2020 यानी 20 पीपुल टू वॉच इन 2020। ये क्या है देख लेते हैं। जनवरी 2020 में फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी 20 पीपुल्स टू वॉच इन 2020 लोगों की सूची में बिहार के कन्हैया कुमार व प्रशांत किशोर को भी शामिल किया गया है। ये 2 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कन्हैया कुमार सीपीआई के नेता है, प्रशांत किशोर जो है 2014 के आम चुनाव में भाजपा के रणनीतिकार रह चुके हैं, तो याद रखना है। देखिए इसके बाद हमारा ये सीरीज कंप्लीटली पूर्ण हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि बिहार से रिलेटेड कौन सा टॉपिक जो छूट गया है, डिस्कशन नहीं हुआ है, या कौन सा सब्जेक्ट या किस पे हम लोग जो है डिस्कस आगे करें, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं। आप अपना कमेंट जरूर करिएगा।